नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सीमा पर गोलीबारी को लेकर सख्त भारत पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। केंद्र सरकार ने आपात बैठक कर हालात का लिया जायजा। ड्रोन मार गिराने के पाक के दावे को भारत ने बताया गलत। म्यांमार ने दिया भरोसा, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा धरती का इस्तेमाल। सीमा प्रबंधन पर जल्द समझौता। साझा परामर्श आयोग की बैठक में फैसला। मॉनसून सत्र की तैयारियों में जुटी सरकार। संसदीय कार्य मंत्री ने की सभी मंत्रालयों के साथ बैठक। सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देने पर चर्चा। 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े फैसले। स्विस चैलेंज ठेके के जरिए 400 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। कंपोजिट एफडीआई कैप को मंजूरी। जातिगत जनगणना के लिए पनगढ़िया कमेटी। और 160 परिवर्तन रथों के साथ बीजेपी का बिहार में प्रचार अभियान शुरू। अमित शाह का बिहार में 185 सीटों पर जीत का दावा। लालू ने खर्च पर उठाए सवाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। और बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन अगर गोलीबारी जारी रहती है तो माकूल जवाब भी दिया जाएगा। भारत ने ड्रोन मार गिराने के पाकिस्तान के दावे को भी सरासर गलत बताया। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ने की घटनाओं पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को आज सुबह विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद थे। What is our position is very clear, which is we remain committed to steps that contribute to peace and tranquility on the border. But if there is unprovoked firing, if there is infiltration, if there is cross-border terrorism, there would be a response. पाकिस्तानी सेना ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर और आरसपुरा सेक्टर में फिर से भारी गोलीबारी की। पाकिस्तानी फायरिंग में एक भारतीय महिला की मौत हो गई, जबकि 2 फौजियों समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। बम तो काफी गिरे हैं, गिनती का कोई शुमार नहीं है। 20 की तो है जहां पर लोगों ने जगह देखे हैं। बाकी मसला ये है कि फायरिंग और फायर तो रात से हो रहा है, मगर सुबह से तो अभी खेतों पर लोग जा रहे थे तो ज्यादा फायर हुआ है। सेना ने भारतीय ड्रोन को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे का खंडन किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसका कोई ड्रोन क्रैश नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर आज भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। इधर भारतीय सेना ने कहा कि वो नियंत्रण रेखा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। The surveillance grid is in place and we are fully alert and geared up for any kind of eventuality. Indian Army will deal with any kind of eventuality which takes place on the LOC. हाल ही में दोनों देशों के बीच रूस के उफा शहर में बातचीत के जरिए सभी विवादों को सुलझाने पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच तय हुआ था कि दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। It was obvious that the Pakistani military establishment has vetoed the joint statement. And now the Pakistani military establishment is sending a very clear signal by the firing which is going on the international border and the line of control. सीमा पर बढ़ता तनाव और संघर्ष विराम की घटनाओं से साफ है कि पाकिस्तान में शांति कायम करने को लेकर एक राय नहीं है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े लोग सीमा पर लगातार तनाव बनाए रखना चाहते हैं। उफा की बैठक भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच थी, जिसके नतीजे काफ़ी सकारात्मक थे। लेकिन 4 दिन के अंदर चीज़ें इतनी उल्टी और नकारात्मक कैसे हो गई, इसका जवाब पाकिस्तान को ढूंढना है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और ताज़ा हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत भास्कर बालाकृष्णन साहब। बहुत बहुत स्वागत है बालाकृष्णन साहब। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि उफा में जिस तरीके से ऐसा लगता था कि सब कुछ अब ट्रैक पर आता दिख रहा है और अचानक एक बार फिर से सब कुछ ऐसा लगता है कि अब ट्रैक से उतरता हुआ दिख रहा है,
क्या आपको लगता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोशिशें होती हैं या शुरुआत होती दिखती है, इस तरह की घटनाएं हर बार सामने आती हैं, एक साजिश है या फिर वाकई एक हिस्सा है उस पूरी डायलॉग प्रोसेस का? भास्कर साहब को आवाज मिल रही है? शायद भास्कर बालाकृष्णन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, हम उनके पास दोबारा से कोशिश करेंगे चलने की। लेकिन जिस तरीके से सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो दावा किया था कि भारत के एक ड्रोन को उसने मार गिराया है, लेकिन भारत सरकार के विदेश विभाग की ओर से आज साफ तौर पर यह कहा गया कि जो ड्रोन पाकिस्तान जिसे गिराने का दावा कर रहा है वो चीनी मॉडल है और भारत का कोई भी ड्रोन क्रैश नहीं हुआ है और ना ही किसी भी ड्रोन को पाकिस्तान ने गिराया है। बातचीत पटरी पर लौटती उससे पहले एक बार फिर से सीमा पर तनाव बढ़ चुका है और दोनों ही ओर से खबरें मिल रही हैं फायरिंग को लेकर। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग हो रही है वो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में क्या रुकी हुई बातचीत या वार्ता एक बार फिर से शुरू हो पाएगी? उसे शुरू करने को लेकर जिस तरीके की दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने उफा में रजामंदी दिखाई थी, कहीं उससे अब ताज़ा हालात रोक तो नहीं देंगे। और सबसे अहम ये भी है कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम हुआ है, दोनों देशों की ओर से ही मैं कहूँ कि उच्चायुक्तों को तलब किया गया, एक दूसरे के देश के उच्चायुक्तों को, और साथ ही साथ बयानों का दौर भी शुरू हुआ है और कमोवेश एक ही तरह के बयान दोनों देशों की ओर से देख रहे हैं। बातचीत को लेकर ज़रूर कहा जा रहा है कि NSA दोनों देशों के मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी बैठक की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि किस तारीख में बैठक होगी। लेकिन इतनी सहमति ज़रूर बनी है कि दोनों देशों के NSA भविष्य में यानी बहुत जल्द बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन क्या ताज़ा हालात के बाद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य रहेंगे और बातचीत की जिस कोशिश में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने हामी भरी थी वो आगे बढ़ सकेगी? भास्कर साहब, आपको आवाज मिल रही है? तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। स्किल इंडिया मिशन का आगाज, 40 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य। गरीबों और बेरोजगारों को होगा फायदा। देखिए देश देशांतर मिशन स्किल इंडिया, आज रात 8:30 बजे।
कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। म्यांमार ने कहा है कि वो अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत और म्यांमार इसके लिए सीमा प्रबंधन समझौता करने पर राजी हुए हैं, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों देशों ने सुरक्षा बलों के बीच सहयोग को और बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में आज दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में भारत म्यांमार संयुक्त परामर्श आयोग की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा के आर पार जाने वाले लोगों पर चौकसी रखना और उग्रवाद को रोकना था। पिछले दिनों मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमले के बाद सेना के म्यांमार के सहयोग से वहां पर ऑपरेशन भी चलाया था। सरकार करीब 400 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए स्विस चैलेंज मेथड की प्रक्रिया अपनाएगी। कैबिनेट की बैठक में आज इसे मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सरकार ने जातीय जनसंख्या के आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में समिति बनाने का भी फैसला किया। सरकार 400 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने जा रही है। इसके लिए स्विस चैलेंज मेथड के तरीके से टेंडरिंग की योजना है। इसमें स्टेशनों के विकास के प्रस्ताव को इंटरनेट पर अपलोड किया जाएगा। दूसरे लोग इससे बेहतर विकल्प और सुझाव दे सकेंगे। एक्सपर्ट कमेटी होगी जो बेस्ट प्रपोजल को स्वीकार करेगी और सार्वजनिक देगी, और जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसको एक मौका मिलेगा कि उस प्रपोजल को स्वीकार करने का, इफ इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑन हिज प्रपोजल। सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने का फैसला किया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी, और फिर जो उस उपयुक्त समय पर यह कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी, इसको सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कंपोजिट एफडीआई कैप को मंजूरी दे दी गई। इसमें अलग अलग सेक्टरों में एफडीआई, एफआईआई और निवेश के दूसरे तरीकों को एक दायरे में लाया गया है। सरकार ने नए ई कोड बनाने, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के अलावा निरसन और संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी। सीसीईए की बैठक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को 6 लेन बनाने को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा 7 राज्यों में इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने को मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार मानसून सत्र की तैयारियों में जुट गई है और इसके तहत आज संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी मंत्रालयों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री सदानंद गौड़ा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल हुए। इसमें मानसून सत्र के दौरान सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। वेंकैया नायडू ने प्रस्तावित विधेयकों पर मंत्रालय से पूरी तैयारी करने को कहा। कई मंत्रालयों से जुड़े अहम बिल अभी भी कानून मंत्रालय या फिर विधायी विभाग के पास लंबित हैं। इन मंत्रालयों को तेजी से इन बिलों पर काम करने के लिए कहा गया। इस बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। मानसून का सत्र 21 जुलाई से शुरू होना है। 20 जुलाई को आल पार्टी मीटिंग रखी गई है और जिसमें कि हमें पूरा विश्वास है कि सभी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के जो देश के विकास, गरीबों के विकास और गरीबों के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पे किसी भी तरह का कोई भी रोड़ा अटकाएगा तो उसके साथ नहीं होंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार से 185 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 160 परिवर्तन रथों को हरी झंडी दिखाई गई है और इससे बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत हुई। अमित शाह ने कहा है कि ये रथ बिहार में परिवर्तन की बयार लाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को पटना में जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक से लैस परिवर्तन रथों को रवाना कर बिहार के चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस मौके पर अमित शाह ने नीतीश लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर ही बिहार में वास्तविक रूप से सुशासन का सपना पूरा हो पाएगा। जिस बिहार में राजेंद्र प्रसाद, जिस
बिहार ने जयप्रकाश नारायण, जिस बिहार ने जगजीवन राम दिए, जिस बिहार ने महावीर और बुद्ध दिए, जिस बिहार ने अशोक और चंद्रगुप्त दिए, वो बिहार को लालू जी के शासन में पूरे देश में बदनाम होना पड़ा। और आप बताइए, नीतीश जी और लालू जी अगर साथ में आते हैं तो फिर से जंगल राज आएगा या नहीं आएगा? बीजेपी इन रथों के जरिए गांव-गांव में जाकर 100 दिनों में 1 लाख चुनावी सभाएं करेगी। हालांकि एनडीए गठबंधन के बाकी नेताओं रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तस्वीरों को भी रथ में जगह दी गई है। बीजेपी के परिवर्तन रथ पर लालू नीतीश ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। बिहार का तो परिवर्तन हुआ, बिहार तो बहुत आगे जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि आगे जो बढ़ रहा है इसको बदल दो, बिहार को फिर पीछे ठेल दो। परिवर्तन का मतलब तो यही है ना। एक एक बस का दाम है 30-30 करोड़। ये रुपया कहाँ से आया? उसमें सारा सुविधा का अंदर खेला है, नहीं समझे? ये अभी जोड़ो ही पैसा कहाँ से आया, हम लोग पकड़ेंगे। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। चुनावी बिसात में वर्षों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी लालू और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके गठबंधन को कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों का भी साथ है। दूसरी ओर बीजेपी, एलजेपी और रालोसपा के साथ मिलकर नीतीश के सुशासन के दावे को बेनकाब करने का दावा कर रही है। बीजेपी को अपने बिहार मिशन के तहत जेडीयू से निष्कासित जीतन राम मांझी और आरजेडी से निष्कासित पप्पू यादव का भी साथ मिलते दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन की पदयात्रा के कार्यक्रम में आज राजस्थान में किसानों से मिले। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। पदयात्रा के दौरान हनुमानगढ़ पहुंचे राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण के मामले पर केंद्र सरकार को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस गरीब और किसानों के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान सरकार पर भी करप्शन के आरोप लगाए। उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। इस पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान राहुल किसानों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इससे पहले राहुल ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पदयात्रा के कार्यक्रम किए थे और किसानों से मुलाकात की थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजस्थान में नहीं, बाकी हिंदुस्तान में बीजेपी से, एनडीए सरकार से लड़ेगी और हम उनको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच आगे बढ़ने नहीं देंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम और बच्चों में कुपोषण की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित गुजरात बच्चों के टीकाकरण और कुपोषण के मामलों में बेहद पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने 2013-14 में हुए टीकाकरण पर सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुजरात मॉडल पर निशाना साधा। इसके मुताबिक गुजरात में 56% बच्चों का ही संपूर्ण टीकाकरण हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 65% का है। कांग्रेस ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक 29 राज्यों में गुजरात का 21वां स्थान है और सरकार जानबूझकर इस सर्वे को सार्वजनिक नहीं कर रही। सरकारी सर्वेक्षण को जबरदस्ती प्रधानमंत्री ने दबा कर रखा है, क्योंकि ये सर्वेक्षण गुजरात को एक सकारात्मक ढंग से दिखाता नहीं है। औपचारिक तौर से ये सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाए। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी नकारात्मक सोच से ग्रस्त है, क्योंकि उनके चेहरे पर जो कोयले की कालिख लगी हुई है उसको झूठ और कीचड़ उछालने की राजनीति से वो साफ करना चाहते हैं। दिल्ली में वैट की दरों में बढ़ोतरी के चलते महंगे हुए पेट्रोल डीजल पर विपक्षी दल केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। इन दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। उधर आम आदमी पार्टी ने वैट में बढ़ोतरी को जायज ठहराया है और दलील दी है कि दिल्ली में तेल की कीमतें देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हैं। पूरे देश में पेट्रोल बेच के सरकार 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है साल में, 70,000 करोड़ का। अगर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए बच जाते भ्रष्टाचार के, तो सरकार पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती थी। और अगर 70,000 करोड़ का टैक्स माफ हो जाता तो प्रति लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए कम हो जाते और इसी तरह से प्रति लीटर डीजल पे 16 रुपए कम हो जाते। अरविंद केजरीवाल का ये बयान तब का है जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 2 रुपए तो घटे, लेकिन दिल्ली की जनता को इसका फायदा नहीं मिला।
दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल में पेट्रोल पर वैट की दर 20 से 25% बढ़ाई थी, जबकि डीजल में वैट 12.5 से बढ़ाकर 16.6 कर दिया गया था। केजरीवाल सरकार इस फैसले से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस ने वैट बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और वैट की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। वो कहते हैं कि बाकी राज्यों ने बढ़ाया तो इसलिए हमने बढ़ाया। बाकी राज्यों से क्यों तुलना कर रहे हैं आप? दिल्ली के लोगों को महंगाई देना, क्या आपने दिल्ली के लोगों से रायशुमारी की थी कि इस वैट को बढ़ा दीजिए? आप बेईमानी कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड में, पूरा कंट्री में पेट्रोल का, डीजल का दाम गिर रहे हैं, कम रहे हैं, उसी टाइम दिल्ली में बढ़ रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का पॉलिसी। दिल्ली में वैट में इजाफे के बाद पेट्रोल के दाम 2.78 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 1.83 रुपए बढ़ गए हैं। हालांकि एनडीए शासित प्रदेशों हरियाणा और पंजाब ने भी तेल पर वैट की दरें बढ़ाई हैं। आम आदमी पार्टी ने वैट में बढ़ोतरी को जायज ठहराया है। वैट का कोई भार और बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ा है। आज की तारीख में दिल्ली में डीजल परसों के मुकाबले 50 पैसे सस्ता है। आज दिल्ली में पेट्रोल अभी भी आसपास राज्यों के मुकाबले पेट्रोल की कीमत कम है। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में वैट अमेंडमेंट बिल 2015 पेश कर करीब दर्जन भर वस्तुओं पर वैट की दर 20 से बढ़ाकर 30% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार अपने स्तर पर वैट के जरिए जब चाहे दाम बढ़ा सकती है। वैट बढ़ने से दिल्ली में जिन चीजों के दाम बढ़ेंगे उनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसी वस्तुएं शामिल हैं। अनु दीवान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें व्यापा मामले में एसआईटी को आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रखने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े डीमैट दाखिलों की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को आज नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को व्यापम मामले से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। जांच एजेंसी की अपील है कि मामले की जांच करने वाली एसआईटी से 185 मामलों के हस्तांतरण में समय लगेगा, इसलिए एसआईटी को उन मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने दिया जाए जिनकी जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर नहीं हो पाने के आधार पर आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया है। वहीं व्यापम मामले से जुड़ी एक और जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा मॉनिटर करे कि चीजें सही तरीके से चल रही हैं। ऐसे जिस आदमी पर एक तरीके से संदेह है, ऐसे व्यक्ति को ताबड़तोड़ नियुक्ति देना और उसको लाभ पहुंचाना कहीं न कहीं संदेह खड़ा करता है और निश्चित ही इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली पर संदेह खड़ा होता है। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को व्यापम मामले के खिलाफ बंद रखा, जिसका मिला-जुला असर दिखाई दिया। कांग्रेस ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की। सीबीआई की जांच हो रही है। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वो उसके अपने संरक्षण में इसकी जांच करवाएं, जिस तरह से पहले हो चुका है। सीबीआई ने सोमवार को व्यापम मामले की जांच शुरू करने के बाद अब तक 5 केस दर्ज किए हैं और 160 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गुलाब सिंह किराड़ और उनके पुत्र शक्ति सिंह किराड़ के अलावा व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक सुधीर भदौरिया और पंकज त्रिवेदी का नाम शामिल है। सीबीआई ने पत्रकार अक्षय सिंह, मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर के अलावा विजय पटेल, राजेंद्र आर्या की संदिग्ध मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स भी पुलिस से मांगे हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।